अमीर काली बहू का ससुराल में पहला दिन। साक्षी नाम की एक काली सांवली लड़की अपने अमीर पिता बलराम के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। साक्षी के जन्म लेते ही साक्षी की माँ इस दुनिया से चल बसी थी। साक्षी बचपन से ही बहुत घमंडी और जिद्दी किस्म की लड़की है। एक दिन साक्षी अपने घर के नौकर भोला को बेरहमी से मार रही थी। 2 कौड़ी के नौकर, तुझे ठीक से चाय बनानी भी नहीं आती। इतने सालों से यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। जा मेरे लिए दूसरी चाय बना कर ले आ। भोला रोते रोते रसोई में चला जाता है। साक्षी बिटिया, इस गरीब नौकर पर इस तरह जुल्म मत किया करो। क्या करूं पिताजी, ये भोला ना हर बार मेरा काम उल्टा ही करता है। साक्षी बिटिया, वो भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है। अपना पेट भरने के लिए वो हमारे घर में नौकर का काम कर रहा है। उसके साथ नरमी से पेश आया करो बिटिया। पिताजी, अगर नरमी से पेश आने लगे ना तो ये 2 कौड़ी के नौकर हमारे सर पर बैठ जाएंगे। लाइए, मुझे 20,000 रुपए दीजिए। साक्षी बिटिया, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अब तुम्हें अपनी जिद और ये फिजूल खर्च कम करने होंगे, क्योंकि शादी के बाद ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। बिटिया, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा। मैं तो बुढ़ापे की दहलीज पर आकर खड़ा हूँ। पता नहीं कब इस बूढ़े शरीर से ये सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम अपने घर संसार से लग जाओ बिटिया। साक्षी बिटिया। पिताजी, 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 क्या हुआ आपको? पिताजी, भोला कहाँ मर गया तू? भोला जल्दी आ। उतने में बलराम के घर बलराम की कंपनी का एक एम्प्लॉई रमेश आता है। रमेश जब बलराम की हालत देखता है तो वो बलराम के पास वाले हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर बलराम का चेकअप करते हैं। थोड़े समय के बाद, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी ठीक तो है ना? बताइए क्या हुआ पिताजी को? साक्षी, आपके पिता के पास समय बहुत कम है। ये सुनकर साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दौड़ती हुई अपने पिता बलराम के पास आती है। वहाँ रमेश भी आता है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं किसके सहारे जीऊंगी पिताजी? पहले माँ चली गई और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बिटिया, जाते जाते अपने पिता की एक बात मान ले। तू शादी कर ले मेरी बच्ची, और अपने घर संसार से लग जा। अपने पिता की ये आखिरी इच्छा पूरी कर दे। तभी बलराम की नजर रमेश पर पड़ती है। रमेश? जी मालिक। रमेश, तुम एक ईमानदार इंसान हो। तुम मेरी साक्षी बिटिया से शादी कर लो रमेश। मेरी बिटिया का मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। साक्षी की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। उसके काले रंग के कारण कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। मेरी बिटिया से शादी कर लो रमेश। वो बिन माँ की बच्ची है। बचपन से उसे माँ का प्यार नहीं मिला और अब उसके सर से पिता का साया भी हट रहा है। वो एकदम अकेली हो जाएगी। मालिक, मुझे वचन दो। रमेश, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी बेटी साक्षी से शादी करूंगा और उसे जीवन भर खुश रखूंगा। इतना सुनते ही बलराम की आंखें और सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अपने पिता की मौत को देखकर साक्षी खूब रोने लगती है। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। साक्षी को संभालना रमेश के लिए बहुत ही मुश्किल था। एक दिन सवेरे, साक्षी, हमें तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। अपने पिता की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए अमीरजादी साक्षी एक गरीब लड़के रमेश से शादी करके अपने ससुराल चली आती है। रमेश के परिवार में उसकी माँ सुजाता, पिता दर्पण और बहन कोमल थी। रमेश के परिवार वाले जब साक्षी और रमेश को शादी के बंधन में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये क्या किया रमेश तूने? इस काली लड़की से शादी कर ली और अपने माता पिता को इस बारे में बताया भी नहीं। माँ, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बताने का समय ही नहीं मिला। अरे तो शादी करने के लिए तुझे यही एक काली लड़की मिली थी। इसका रंग तो देख, कैसे डामर की तरह काली है ये। इसे तो कोई अपने घर की नौकरानी भी ना बनाए और तू इसे अपनी पत्नी बनाकर ले आया।
सुजाता की जली पिटी बातें सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आता है। भाई, हम आपके लिए एक सुंदर सी लड़की तलाश कर रहे थे और आपने इस काली कलूटी से शादी कर ली। आपकी इस हरकत की वजह से आस पड़ोस वाले सभी हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, सब कितना हंसेंगे हम पर। बस करो कोमल, साक्षी अब तुम्हारी भाभी है और मेरी पत्नी। तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करने का। भाभी, अरे ऐसी लड़की को तो मैं अपनी दुश्मन भी ना बनाऊं, तो भाभी तो बहुत दूर की बात है। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने पिता की मौत के गम से अभी बाहर तक नहीं निकली थी, इसलिए वो खामोश खड़ी रही। तभी रमेश साक्षी को लेकर अपने कमरे में आता है। दोनों कमरे में बैठे थे। साक्षी, अपने परिवार की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उन्होंने जो तुम्हारे बारे में कहा उन बातों को दिल से मत लगाना साक्षी। साक्षी बिना कुछ कहे ही सो जाती है। ये देखकर रमेश उदास हो जाता है। अगले दिन सवेरे साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। अरे ओ काली कलूटी, क्या महारानी की तरह सोफे पर बैठ गई? जा, सबके लिए चाय बना। साक्षी बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली जाती है। अरे अरे अरे, देखा आपने? इस काली की अकड़ तो देखिए, इसे बड़े छोटे का कोई मान ही नहीं है। इस लड़की में तो जरा भी संस्कार नहीं है। देखो रमेश, अपनी उस काली पत्नी की करतूत को देखो। तुम्हारी माँ ने उसे चाय बनाने को कहा और वो घमंडी बहू बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई। क्या उसके माता पिता ने उसे जरा भी तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए? पिताजी, साक्षी को थोड़ा समय दीजिए, वो इस समय बहुत दुखी है। ऐसा कौन सा दुखों का पहाड़ गिर पड़ा उस कलूटी पर? जब से वो इस घर में आई है उसने एक भी बार हमारे पैर छूकर हमारा आशीर्वाद नहीं लिया, न हमसे बात की। आखिर किस बात का घमंड है उस काली को? शक्ल की ना सूरत की, और घमंड देखो जमाने भर का। माँ, आप नहीं जानते साक्षी के साथ क्या हुआ। तभी दर्पण को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। जैसे तैसे सब मिलकर दर्पण को हॉस्पिटल ले आते हैं, जहाँ डॉक्टर दर्पण का चेकअप करते हैं। रमेश बेटा, ये क्या हो गया तेरे पिताजी को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। ये सब इस काली कलूटी साक्षी के कारण हुआ है। ये हमारे घर में मनूस बनकर आई है। इसके घर में आते ही पिताजी के साथ ये हादसा हो गया। कोमल बहन, अपनी जुबान बंद रखिए, वरना ससुर जी के साथ आपको भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। देख रमेश, इस काली की अकड़ देख, तेरी बहन को कैसे धमकी दे रही है ये। उतने में वहाँ डॉक्टर आते हैं। रमेश, तुम्हारे पिताजी को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर उनका तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। ये बातें सुनकर सब दंग रह जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। रमेश, तुम तुरंत हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए जमा करवा दो, तभी हम तुम्हारे पिता का ऑपरेशन कर पाएंगे। ये बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या 10 लाख रुपए? पर डॉक्टर साहब, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बहन, हमें भी मेडिकल बाहर से मंगवाना पड़ता है। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए ताकि हम दर्पण भाई का ऑपरेशन कर सकें। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, अगले 1 घंटे में आपको सारा पैसा मिल जाएगा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, ससुर जी को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर साक्षी वहाँ से चली जाती है। रमेश, ये साक्षी कहाँ से लाएगी इतने पैसे? तभी रमेश सुजाता और कोमल को साक्षी के जीवन की सारी दुख भरी दास्तां सुनाता है। साक्षी के जीवन की दुख भरी कहानी सुनकर कोमल और सुजाता की आंखें भर आती हैं। माँ, बचपन में साक्षी के सर से उसकी माँ का साया हट चुका था। बचपन से लेकर जवानी तक उसके पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। उसके बाद उसके पिता का भी साया हट चुका है। क्या उस बच्ची पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ है और हम उसे ही इतना सब सुना रहे थे? उसके बाद 1 घंटे में साक्षी अपने पिता की संपत्ति से पैसे लाकर हॉस्पिटल में जमा करवा देती है, जिसके बाद दर्पण का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है और दर्पण की जान बच जाती है। तभी कोमल और सुजाता साक्षी के कदमों में गिरकर साक्षी से गलती की माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू, हमें तेरे बीते हुए कल के बारे में कोई खबर नहीं थी। हमें नहीं पता था कि तू अपने जीवन में इतनी दुखी है। हमें माफ कर दे बहू।
उसके बाद रमेश के परिवार वाले साक्षी को खुशी खुशी अपना लेते हैं और साक्षी को एक बेटी की तरह प्यार करने लगते हैं। ये देखकर साक्षी भी अपने ससुराल वालों के साथ अब खुश रहने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन बसर करने लगी।